हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। बेसिकली ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, इंटरनल और आउटर। इंटरनल जो जिसमें पर्सन अपने बारे में एनालिसिस करता है, अपने बारे में विश्लेषण करता है, एक्सप्लेन हिज ओन बिहेवियर, अपने बिहेवियर के बारे में समझता है, वो इंट्रोस्पेक्शन हो गया, यानी अंतर्दर्शन विधियाँ। और आउटर यानी इन दिस मैथड फैक्ट्स आर कलेक्टेड बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा जो है जो फैक्ट्स और डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है। इसको हम दूसरा मेथड भी कह सकते हैं एक्स्ट्रा एक्सपर्सन यानी बहिर्दर्शन, जो हमारे बाहरी व्यवहार के बारे में चीज़ें बताता है। ठीक, अब आइए चलते हैं। सबसे पहले है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल केसेस हिस्ट्री, डेवलपमेंट, कंपैरेटिव, इंटरव्यू, क्वेश्चनायर, स्टैटिस्टिकल। सारे मेथड आज या फिर एक ही वीडियो में नहीं कवर करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आज जो है 4 मेथड कर लेते हैं, बाकी मेथड फिर दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला है इंट्रोस्पेक्टिव यानी अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, तो अंतर्दर्शन विधि जो है वो मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। और इस विधि का जो प्रतिपादन है वो स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद नामक जो मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के जनक हैं, कौन, विल्हेम वुंड, उन्होंने किया है। और उनके जो शिष्य हैं टिश्नर ने किया है। तो इन्होंने अंतर्दर्शन विधि के बारे में बताया और इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना अनुभूतियों यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस के रूप में परिभाषित किया है। और उन्होंने कहा है कि चेतन अनुभूतियाँ यानी जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उसका अध्ययन ही अंतर्दर्शन के द्वारा किया जा सकता है। इनके अनुसार जो चेतन अनुभूतियाँ होती हैं उनके अंतर्दर्शन में 3 तत्व होते हैं, संवेदना यानी सेंसेशन, भाव यानी फीलिंग्स और प्रतिभा यानी इमेजेस सम्मिलित रहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब आप किसी मृतक को देखते हैं तो उसको देखकर जो चेतन अनुभूति होती है ना, तो चेतन अनुभूति के जो अंतर्दर्शन यानी में क्या आता है, मृत शरीर को देखना, तो यानी दृष्टि क्या है, संवेदना। दुख होना क्या है, भाव यानी सेकंड जो तत्व आपको बताया था, फीलिंग। और तीसरा क्या है, मृत शरीर को देखकर मन में किसी खास स्वरूप का बनना यानी उसकी इमेज का बनना यानी उसकी प्रतिमा का बनना। ठीक, तो अंतर्निरीक्षण को आत्मनिरीक्षण या स्वनिरीक्षण से अधिक व्यापक समझना चाहिए। और आत्मनिरीक्षण, जब आप स्वनिरीक्षण यानी खुद के बारे में निरीक्षण करते हैं तो भाव और प्रतिमा यानी फीलिंग्स और इमेजेस का जो निर्माण होता है वो नहीं हो पाता, उसका अभाव रहता है। ठीक, अवैज्ञानिक विधि होने के कारण वर्तमान समय में ये बहुत ही सीमित प्रयोग होती है। और इसका अंतर्दर्शन का मतलब समझ रहे हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है अपने अंदर देखना, अंतर्निरीक्षण से, है ना। तो प्रारंभ में मनोवैज्ञानिक जो थे वो मानसिक क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते थे। और उसके बाद जो वो अपने अनुभव के समय से, है ना, सुख दुख क्रोध और इन सब चीज़ों से, मानसिक दशाओं से और अपनी भावनाओं से अंतर्निरीक्षण करके वर्णन करते थे। और जिसके विश्लेषण के द्वारा जो वो मनोवैज्ञानिक नियमों के बारे में बताते थे बेसिकली। ठीक, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर क्रोध में है ना, तो वो अपने क्रोध की अनुभूति के कारण स्वयं ज्ञात करे। इसके आधार पर क्रोध से संबंधित उन्होंने मानसिक प्रक्रिया के नियम और सिद्धांत का निरीक्षण किया। ठीक है, तो उससे क्या कहा गया, अंतर्दर्शन कहा गया, है ना। खुद से हम जाने हमारे क्रोध का जो कारण है, तो इसे क्या कहा गया, इनर ऑब्जर्वेशन, है ना, या फिर हम इसे सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। ठीक, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। पहली ये है कि व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष, इमीडिएट और जो रियल नॉलेज है उसके बारे में पता चलता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो स्वयं ही अपने व्यवहार का अवलोकन करता है, दूसरे को नहीं बताना पड़ता है। इसके बाद जो तीसरा है वो ये है कि इस विधि में आपको किसी टूल की आवश्यकता नहीं होती है ना, खुद से ही आप समझ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपको, तो आपको खुद से ही सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं इसकी। पहला ये कि अपने ही स्वयं के व्यवहार का अवलोकन जब करते हैं तो किसी भी मानसिक प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति अपने व्यवहार का अगर सही ढंग से अवलोकन करना चाहे तो ये संभव नहीं है, असंभव भी नहीं है, बट कठिन ज़रूर है ना। अगर जो है मानसिक प्रक्रिया से अगर कोई व्यक्ति गुजर रहा है तो वो अपने व्यवहार का कैसे अवलोकन करेगा। ठीक, साथ ही साथ इस विधि से प्राप्त होने वाली जो सूचनाएं हैं वो अत्यधिक सब्जेक्टिव प्रकृति की होती हैं, इस वजह से उन पर विश्वास कम किया जाता है। शिशु और बालक जो हैं या जो पशु पंक्षी हैं वो अपने ऊपर अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग कर पाएंगे, ये संभव नहीं है। आप एक छोटे बच्चे से कहिए
तो क्या वो अपने आप को अंतर की चीज़ें बता पाएगा? नहीं। दूसरा, अनकॉन्शियसनेस में जो किए जाने वाले व्यवहार का अध्ययन है वो भी व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है, और बदलते मनोवैज्ञानिक अनुभवों के साथ साथ व्यवस्थित ढंग से अंतर्दर्शन करना ये भी बहुत ही कठिन है। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं जिस वजह से ये जो है वर्तमान समय में कम उपयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन सा मेथड? नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड को हम हिंदी में कहते हैं अवलोकन विधि। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? इस मेथड में स्टडी बिहेवियर कंसिस्ट द परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन बाय द अदर इंडिविजुअल्स एंड द इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द प्रिसीव्ड बिहेवियर बाय देम। हम किसी को देख रहे होते हैं, ठीक है, हम इसमें किसी को एनालिसिस करते हैं, किसी को देखते हैं और उसको देखकर हम बताते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है या उसका बिहेवियर कैसा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं ना, हम उसको ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं, हम उसके व्यवहार को देख रहे हैं। ठीक, बाय दिस मेथड वी कैन इन्फर द मेंटल प्रोसेस ऑफ द अदर पर्सन थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर एक्सटर्नल बिहेवियर। इन फैक्ट इट इज़ एन डायरेक्ट अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ द मेंटल प्रोसेस। और इफ समवन फ्रॉन्स हॉल्स ग्रिंस हिज टीथ क्लोज, है ना, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बाय ऑब्जर्विंग एक्सटर्नल साइंस ऑफ हिज बिहेवियर वी कैन से दैट ही इज़ एंग्री। उसको देखकर हम बता देते हैं, जैसे वो बहुत गुस्से में है, उसने अपने दांत जोड़ लिए हैं, एकदम बहुत एंग्री लुक दे रहा है, तो हम उसको देखकर क्या कहेंगे कि वो बहुत ही गुस्से में है। ठीक, दिस ऑब्जर्वेशन मेथड ऑक्यूपाइज अ लीडिंग रोल इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। इट इज़ इकोनॉमिकल, नेचुरल एज वेल एज फ्लेक्सिबल, और इसका जो रिजल्ट होता है वो वेरीफाइड होता है, पर्टिकुलरली इन स्टडिंग द डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रंस हैबिट, इंटरेस्ट और जो भी सिमिलियर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंडिविजुअल्स की, वो ऑब्जर्वेशन मेथड प्रूव करता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल द इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ अ मदर, है ना, और फादर, और हम कह सकते हैं दोनों ही अगर एब्सेंट हो, ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट्स कैन बी डिटरमाइंड प्रॉपरली थ्रू ऑब्जर्विंग द डेवलपमेंट ऑफ सच डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। ठीक, सिमिलरली क्लिनिकल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं मे बी एबल टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड डेटा अबाउट एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल बाय ऑब्जर्विंग हिम इन अ डे टू डे लाइफ अंडर नेचुरल कंडीशंस। तो ये मेथड के द्वारा हम उसकी जो डेली डे टू डे की चीज़ें होती हैं उसको हम उसमें ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद उन चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि नेचुरल कंडीशंस रहती हैं, है ना, हम बताते नहीं हैं कि तुम्हें इस कंडीशन में ऐसा बिहेवियर करना है, नहीं, नेचुरल कंडीशंस में वो बच्चा जैसा भी बिहेव करता है वो सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। वो मेथड क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मेथड होता है। ठीक, तो इस मेथड में और कुछ ज़्यादा तो नहीं है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टू अदर्स बिहेवियर एंड फाइंडिंग आउट देयर मेंटल कंडीशन, है ना, जब आप, दिस इज़ द मेन फैक्ट ऑफ दिस मेथड कि हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं दूसरे का बिहेवियर और उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में बता देते हैं। दूसरा हो गया एक्सप्लेन एंड एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर। इसके अंदर क्या होता है? अंडर दिस इट स्टूडेंट एक्सप्लेन एंड एनालिसिस द अदर बिहेवियर। किसके बेसिस पे? जो भी मेंटल ऑब्जर्वेशन है उसका, उसके बेसिस पे वो बताता है दूसरे के बारे में। ठीक, या फिर उसके जो प्री एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके बारे में चीज़ें बताता है। ठीक है, तो दिस मेथड कैन नॉट बी टर्म एज सफिशिएंटली ऑब्जेक्टिव रिलायबल, है ना, एंड वैलिड ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस एंड लिमिटेशंस। ये भी चीज़ एक है। तो ऑब्जर्वेशन कैन बी प्रूव्ड यूजफुल ओनली बाय कलेक्टिंग डेटा एंड ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द माइंड ऑफ अदर्स, वी कैन ओनली ऑब्जर्व दिस, है ना, केवल हम एक्सटर्नल बिहेवियर के थ्रू उसको देख सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट अ पर्सन मे बी एन एक्सपर्ट इन हाइडिंग हिज फीलिंग्स, इमोशंस। कई बार हम नहीं समझ पाते, कई बार जो हम जो देख रहे होते हैं वो सही नहीं होता है ना, तो ये भी चीज़ है। और सब्जेक्टिविटी फैक्टर ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑल्सो अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। देयर में अराइज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो भी डिपेंड करते हैं, उसका इंटरेस्ट, उसकी वैल्यूज़, क्या वो सोच रहा है, क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक ही चीज़ को देखकर हम वो सारी चीज़ों के बारे में गैस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक और भी इसकी लिमिटेशन है दैट ऑब्जर्वेशन मेथड लाइज इन द फैक्ट दैट द बिहेवियर ऑब्जर्व इंडिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस एंड ऑन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन्वॉल्व. It lacks repeatability as each natural situation can
अकोर ओनली, एक ही बार में एक ही सिचुएशन में सेम चीज़ें हो, ये पॉसिबल नहीं होता है। एक और लिमिटेशन है that it is lies in not being able to establish a proper cause and effect relationship in case we observe that two phenomena say poverty and delinquency behavior invariably occur together, है ना। we cannot infer from this that poverty is the sufficient and necessary cause of delinquent behavior, ठीक। तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस हैं इसके। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रायोगिक, है प्रयोगात्मक विधि कहते हैं, है ना। प्रायोगिक कह सकते हैं या प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। तो प्रयोगात्मक विधि क्या होती है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। इट लेज एम्फेसाइज ऑन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स, है ना। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये ज़्यादातर वर्ड जो है ये साइंस में ही हमने यूज़ किया है, साइंस में ही देखा है हमने प्रयोगों को किस तरीके से करते हैं, तो इसी से इसका नाम क्या पड़ा है, प्रयोगात्मक विधि, ठीक। तो ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रमुख विधि है ना। और इस विधि का प्रयोग करके हम क्या पता करते हैं, हमने बताया था आपको इफ़ेक्ट और कॉज का जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में पता करते हैं। और जो भी नवीन नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनको प्रतिपादित करने के लिए, उनको बनाने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इन परफॉर्मिंग ऑल एक्सपेरिमेंट्स वी ट्राई टू एस्टेब्लिश सर्टेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप through the objective observations of the actions performed and subsequent changes product under prearranged and rigidly controlled conditions, ठीक। उसके बाद उसके कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं वो भी देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड इन द मेंटल method essentially require two persons, the experimenter and the subject, or we can say the person whose behavior is observed। उसके बाद दूसरा है साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट आर ऑलवेज कंडक्टेड ऑन लिविंग organisms in contrast to experiment in physical science which are generally conducted on किस पर, जो डेड सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर किया जाता है, ठीक। सॉरी वो नीचे ही था, मैं पढ़ रही थी, है ना। अंडर द कंडीशन इज़ डायरेक्टली इंस्पेक्टेड। अंडर दिस एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं। हाइपोथेसिस जो होती हैं वो वेरीफाइड होती हैं, ठीक। और कंट्रोल कंडीशन में जो ऑब्जर्वेशन होता है वो भी जो है इफ़ेक्ट करता है, जो भी फैक्टर होता है उस पर। और अंडर दिस कंट्रोलिंग एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल इज स्टडीड। द मेन क्वालिटीज़ ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर द यूज़ ऑफ कंट्रोल्ड कंडीशन एंड द इफेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्योर मेजरमेंट जो होता है उसको इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद इसके कुछ स्टेप्स भी होते हैं। तो इसका जो पहला स्टेप होता है वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करना होता है। अंडर दिस सिचुएशन हम कोई प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, लिटरेचर से रिलेटेड हो सकती है, प्रेजेंट वर्क से रिलेटेड हो सकती है, कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम उसका रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करते हैं, यानी उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम पहले रही है जिस पर और लोगों ने रिसर्च किया है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसका रिव्यू करते हैं। उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। दोनों तरीके की हाइपोथेसिस बनाते हैं, वैकल्पिक और नल। इसके बाद हम जो वेरिएबल्स होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं, जो भी वेरिएबल हमारी प्रॉब्लम में हैं, ठीक है, वो कैसे किस टाइप के वेरिएबल हैं। उसके बाद हम सैम्पल कुछ सैम्पल इकट्ठा करते हैं, कुछ न्यायादर्श इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जो भी टूल और मटेरियल हमें यूज़ करना है वो नीडेड होता है। उसके बाद जिस वेरिएबल की हमें स्टडी करनी है उस वेरिएबल को हम रखते हैं, अदर वेरिएबल जो होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद उसका एक प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए हम पूरा प्रोसेस करते हैं और फिर लास्ट में क्या मिलता है, हमें रिज़ल्ट मिलता है और जिसका हम जनरलाइजेशन करते हैं। उसके बाद जो भी डाटा होता है, ऑब्टेन डाटा होता है, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और पूरे रिज़ल्ट को कंपेयर करते हैं और एक जनरलाइज करते हैं और जनरलाइज रिज़ल्ट बताते हैं, ठीक। इस मेथड के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है ये स्टडी हो जाती है प्योरिटी के साथ। दिस मेथड इज़ प्योर एंड ब्रीफ in the comparison of other method. This method is best method of hypothesis test. This method is most predominant. अच्छा, hypothesis के बारे में अगर आपको नहीं क्लियर है तो अभी जब मैं आपको अगला वीडियो जब रिसर्च वाले टॉपिक पर बनाऊंगी तो बता दूंगी। अदरवाइज़ आप लोग मुझे
बताइएगा तो मैं आपको ग्रुप में डाल भी दूंगी इसके बारे में, ठीक है। बेसिकली एमएड में इसका डिटेल में ज़रूरत है, तो बीएलएड में आप लोगों को इतनी खास कोई बीएड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो लोगों ने पीजी करके आए होंगे उन्हें ये ज़्यादा क्लियर भी होगा। तो ये सब्जेक्ट मटेरियल जो है ये बीएड और बीएलएड के लिए मेरे हिसाब से है ना। ऐसा नहीं है, ऐसे तो सबके लिए है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट मैंने यहाँ पर डिटेल में हाइपोथेसिस को बताया नहीं, बात सिर्फ इतनी है। The result obtained by this method is subjective, incredible, legal and conclusion got by this method can be re-verified। उसके बाद जो ये मेथड होता है ये हेल्पफुल इन द मेंटेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन SOR जो स्टिमुलस होते हैं, और जो उसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेन करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड मैनी एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व अंडर द यूजर्स इट ऑलवेज एक्टिव। इसके बाद इसके कुछ डीमेरिट भी हैं, है ना। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू प्योर एक्सपेरिमेंट, ये ज़रूरी नहीं होता। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब टू मैनिपुलेट वेरिएबल्स को नियंत्रित करना, उनको अनियंत्रित करना है बहुत ही ईजी टास्क नहीं होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन द फील्ड एक्सपेरिमेंट जो कैन नॉट बी यूज्ड सक्सेसफुल इन द फील्ड एक्सपेरिमेंट जो क्षेत्र का अनुभव होते हैं वहाँ पर सक्सेसफुली नहीं यूज़ हो पाता है। पेशेंट डज नॉट कॉर्पोरेट इन दिस using this method, और उसके बाद this method cannot be used in studying the various aspect of life। This method is more expensive in comparison to other। In this method is instability comes in the behavior of patient। It does not seem possible to study all kind of event by this method। Trained persons are needed in this method and not accepting this method as an independent method, and this method is considered as a collection of many problems। बहुत सारे इसके steps हैं, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारा टाइम लगता है, एक ट्रेंड व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो इस सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि इस मेथड के डीमेरिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना बहुत है। आगे वीडियो में हम अगले मेथड की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को देख लीजिएगा, जो आपको डाउट हो, जो चीज़ें ना समझ में आए वो आप मुझे क्लास में पूछ लीजिएगा, या फिर आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उसका दूसरा वीडियो बनाकर अपडेट कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।